नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा कर रखा है कि आईएएस ही नहीं स्टेट पीसीएस के सिलेबस को भी हम लोग देखते रहेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हर चीज़ क्रमवार रूप में, बिंदुवार रूप में आती रहेगी। अधूरा कुछ भी नहीं रहेगा और आप अतृप्त भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, आज इसी सिलसिले में हम लोग यूपी पीसीएस में जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है, तो यूपी पीसीएस में आप देखेंगे कि 5 कहानियाँ जोड़ी गई हैं और उनमें हम लोग कुछ कहानियों को देख चुके हैं। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अज्ञे की कहानी रोज को। अज्ञे की कहानी रोज। दोस्तों, 1933-34 में यह कहानी लिखी गई। अज्ञे के विषय में आप एक बात समझ लीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे प्रयोगवाद और नई कविता धारा से जुड़े हुए थे। यदि कहानियों के विषय में बात की जाए, प्रयोगवाद और नई कविता धारा से तो इनकी कविताएं जुड़ी हुई थीं, एक कवि के रूप में इन आंदोलनों से जुड़े थे। एक कहानीकार के रूप में इन्हें मनोविश्लेषणवादी कथाकार के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि एक उपन्यासकार के रूप में भी इन्हें मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का ही नाम दिया जा सकता है। नई कहानी धारा से अज्ञे का जुड़ाव था। रोज कहानी को समझने के लिए पहले इसके आरंभिक नाम पर आते हैं। इसका आरंभिक नाम था दोस्तों गैंग्रीन। एक बीमारी है जो पैर में कांटा आदि के चुभ जाने से घाव हो जाता है और वह घाव असाध्य बन जाता है और ऐसे में उस घाव का कोई और इलाज नहीं ढूंढा जा सकता और परिणामतः टांग काटनी पड़ती है। मानो आधुनिक जीवन में जीवन विडंबनाएं गैंग्रीन की तरह असाध्य बन गई हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। मानो अवसाद, डिप्रेशन, अकेलापन, तनाव, ये कुल मिलाकर सभी परिस्थितियां व्यक्ति को गैंग्रीन की तरह क्षतिग्रस्त कर रही हैं और इनका अंततः कोई समाधान न ढूंढा जाकर बल्कि जीवन से ही व्यक्ति अब विस्थापित और पलायित नजर आ रहा है। और ये बात कोई एक दिन की नहीं है, ऐसी परिस्थितियों को रोज रोज हमें जीना पड़ रहा है। आज का व्यक्ति यंत्र की भांति यांत्रिक रूप में जीवन जीने को अभिशप्त है और यह उसे रोज रोज अपनी जिंदगी में देखना पड़ रहा है। कुछ भी नयापन नहीं, मानो जिंदगी बासी पड़ चुकी है, मानो जिंदगी ठहर सी गई है, उसमें कोई हलचल नहीं, कोई उत्साह नहीं। आधुनिक भावबोध में देखा जाए, आधुनिक जीवन विसंगतियों में देखा जाए तो यह सबसे बड़ी पीड़ा है। व्यक्ति अपने अवचेतन मन में डूबा हुआ है, संत्रास को झेल रहा है। उसे यह नहीं मालूम कि उसे करना क्या है, फिर भी निरुद्देश्य निरर्थक रूप में जी रहा है।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता से इन भावों को थोड़ा समझने में आपको मदद मिले। लिखते हैं, कैसी विचित्र है यह जिंदगी जिसे मैं जीता हूँ। एक सड़ा पुराना कपड़ा जो और फटता चला जाता है जब जब उसे सीता हूँ। जब भी काढ़ने चलता हूँ कोई सुंदर फूल, तब तब इस पर पैबंद लगाता जाता हूँ और इस तरह तैयार करता हूँ एक लबादा जिसे ओढ़ने से पहले हर बार थर्राता हूँ, फिर भी ओढ़ता चला जाता हूँ। कैसी विचित्र है यह जिंदगी। दोस्तों, इस कहानी को समझने से पहले उस परिवेश को समझना आवश्यक है कि किस प्रकार महानगरों का प्रसार तो हुआ और महानगरों के प्रसार से, पूंजीवादी व्यवस्था से, औद्योगिक प्रसार से संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था टूटी, संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था ध्वस्त हुई और उसकी जगह एकल पारिवारिक व्यवस्था आई। कौन सी व्यवस्था आई? इस एकल पारिवारिक व्यवस्था ने अपने को शहरीकरण से, महानगरीकरण से जोड़कर जिस प्रकार की जीवन विडंबनाओं को देखा, झेला, तो आप देखेंगे कि यह एकल पारिवारिक व्यवस्था शहरीकरण से जुड़कर, महानगरीकरण से जुड़कर अकेलापन, तनाव, अवसाद, अजनबियत, यांत्रिक जीवन जीने को अभिशप्त और उसका अगला रूप निरर्थकता बोध, पहचान संकट को झेलने को विवश हुआ। संभव है कि संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था में कई विविधताएं थीं, कार्यदशाएं अलग अलग थीं, घटनाएं अलग अलग थीं। मानो प्रत्येक पल जीवन में एक नया उमंग, नया उल्लास था, करने को बहुत कुछ था। अपनी पीड़ा को बताने के लिए कई लोग थे, सुनने सुनाने वाले लोग थे। लेकिन इस एकाकीपन के कारण एकल पारिवारिक व्यवस्था ने लोगों को इस कदर अकेलापन और अवसाद का शिकार बना लिया कि कौन सुनेगा, किससे सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं। लोग यंत्र की तरह चले जा रहे हैं। जीवन उत्साह रहित है, उल्लास विहीन है। क्या करना है, क्यों करना है, इस पर कोई सोच नहीं, बस करना है। हर कार्य व्यक्ति मानो बोझिल मन से, बिना किसी हर्ष के, बिना किसी उल्लास के करने को अभिशप्त है। यही है निरर्थकता बोध। असंगत जीवन जीने को तैयार है। रोज कहानी में देखा जाए तो 4 पात्र हैं। इस कहानी में केंद्रीय नायिका मालती है, उसका पति महेश्वर है जो पेशे से डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल में गैंग्रीन जैसी बीमारी का इलाज करता है। मालती और महेश्वर का एक नन्हा सा शिशु है जिसका बोलचाल का नाम है टीटी। और एक चौथा पात्र है दोस्तों, कथावाचक। यह कथावाचक मालती के बचपन का साथी कही है। ऐसे तो वह रिश्ते में दूर का भाई है, लेकिन इस संबंध में कोई भ्रातृत्व का बंधन नहीं है, ना ही कोई बड़े और छोटे होने का बंधन है। यह संबंध तो इन सभी बंधनों से मुक्त स्वेच्छा और स्वच्छंदता का संबंध है, जहां मालती एक दबंग किशोरी है
जहां वह उन्मुक्त भावों के साथ जी सकती है। पिता के डराने, धमकाने और पीटने पर भी बोझिल पढ़ाई को वह अपने ऊपर नहीं थोपती, बल्कि किताब के 10-20 पन्नों को फाड़कर वह अपनी पढ़ाई के दायित्व से मुक्त हो जाती है। उसे डर नहीं है कि मार पड़ेगी। वह साफ साफ कहती है, मैं पढ़ना नहीं चाहती, इसीलिए किताब फाड़ दी। वह बुरी तरह पिटती है, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता। किंतु आज वह किशोरी मालती यौवनावस्था में आकर, एक युवती होकर, एक विवाहिता होकर न जाने किस भीड़ में खो गई है, किस अवसाद में, किस यांत्रिक जीवन में समाहित हो गई है, डूब गई है, जहां उसकी जिंदगी घड़ी के सुई के अलावा कुछ और नहीं है, जहां ऊब, थकान के अलावा और वह कुछ जानती नहीं, जहां भोजन पकाने से लेकर पति की प्रतीक्षा के अलावा और उसके पास कोई कार्य नहीं है। वही किशोरी मालती अब युवती रमणी होकर, ब्याहता स्त्री होकर, एक अधूरे चिथड़े अखबार के छोटे टुकड़े को भी अनमने ढंग से शुरू से लेकर अंत तक दोनों तरफ पढ़ती है। क्यों पढ़ रही है, उसमें उसके लिए क्या छिपा है, लेकिन अब वह पढ़ रही है। दोस्तों, प्रेमचंद के बाद की जो कहानियां लिखी गईं, यदि देखा जाए तो उन कहानियों की रूपरेखा बदलने लग गई। यदि गौर किया जाए तो प्रेमचंद तक कहानियों में कथा थी। क्या थी? घटनाएं थी। लेकिन प्रेमचंद के बाद जो कहानियां लिखी गईं वो लगभग कथा विहीन हो गईं, घटना विहीन हो गईं। उनमें कार्य व्यापारों का अभाव देखा गया। यदि कुछ मिला तो सिर्फ मनोदशा का चित्रण, मनोभावों का चित्रण मिला। इसलिए आप अज्ञे की भी कहानियों को कथानक विहीन, कथानक रहित, घटना रहित कहानियों के रूप में देख सकते हैं, जहां ऐसा नहीं आपको प्रतीत होगा कि कथा कोई आरंभ होती है। आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि कथा का कोई मध्य हिस्सा है और कथा का कोई अंतिम छोर है। यह कहानी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक के बीच, लगभग 12 से 14 घंटे के बीच घटित दिनचर्या की कहानी है। उस दिनचर्या में मालती की उबन भरी जिंदगी है, उबाऊ, संतरास पर आधारित जिंदगी की चर्चा है। कथावाचक जो मालती के दूर का भाई है, या यूं कहें कि बचपन से एक साथ खेलते, उठते, बैठते, साहचर्य में जीने के कारण दोनों के बीच साख्य का भाव प्रबल रहा है, वह 4 वर्षों पश्चात अपनी इस सखी बहन से मिलने अचानक इसकी ससुराल आता है। जो मालती एक पहाड़ी गांव में बसी हुई है, या यूं कहें कि शहर से दूर एक पहाड़ी गांव में, जहां पास ही में एक सरकारी अस्पताल है, मालती ब्याह के पश्चात अपने पति महेश्वर के साथ रह रही है। कुछ आलोचकों ने माना कि यह नारी त्रासदी की कथा है। यदि देखें तो अज्ञे सिर्फ नारी त्रासदी की बात नहीं कर रहे थे, संपूर्ण जीवन त्रासदी की बात कर रहे थे। कहानी की शुरुआत होती है कि कथावाचक, जिसका नाम अज्ञात है, अर्थात मालती का दूर का भाई
या यूं कहें कि बचपन से ही साख्य संबंध में, स्वेच्छापूर्ण स्वच्छंद संबंध में बंधा वह भाई मालती का कुशल क्षेम लेने के लिए उसकी ससुराल आता है। जैसे आंगन में पांव रखता है उसे लगता है कि जैसे कोई सांप की छाया इस घर पर मंडरा रही है, जो अदृश्य है, अस्पृश्य है, अकथ्य है, किंतु प्रकंपित है। और थोड़ी देर बाद कथावाचक को लगने लगता है कि जैसे उस घनी छाया ने इसे भी जकड़ लिया हो। वह जानना चाहता है आखिरकार ये कैसी छाया है। याद रखिए, ये कोई भूत प्रेत की छाया नहीं है, यह तो आधुनिक जीवन विडंबना में व्याप्त निरस्ता है, एक रास्ता है, निरर्थकता बोध है, अवसाद है। एक ही प्रकार का उबाऊ जीवन जीने के कारण उत्पन्न मन की यांत्रिक दशा है, जिसमें व्यक्ति बंधा हुआ है। और ऐसा सिर्फ मालती ही नहीं है, जो सुबह से शाम तक कभी नल के आने यानी पानी के आने की प्रतीक्षा में बैठी है, तो कभी पति के आने की प्रतीक्षा में बैठी है। मानो उसकी संवेदनाएं भीतर से मरती जा रही हैं और संवेदनाओं ने यंत्र का स्थान ले लिया हो, जैसे मालती का जीवन अब घड़ी की सुई के समान हो गया हो। उसे लगता है कि हर रोज 3 बजते हैं, 4 बजते हैं और रात को 11 भी बजते हैं। मानो किसी मोटर गाड़ी का स्पीडोमीटर जैसे बिना किसी भाव के, बिना कुछ कहे, बिना किसी से कहे सुने चल रहा होता है। किसी अमित शून्य धारा पर जैसे वह बह निकलता है, जैसे मानो यात्रा कितनी लंबी है किसी को उसे कहना नहीं। जैसे किसी मोटर का स्पीडोमीटर, वैसे ही मालती का जीवन घड़ी की तरह बढ़ रहा है, जिसमें समय घंटे की घड़ी की सुइयों की तरह बढ़ता चला जाता है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, ना कोई उल्लास है। उदास, खींची हुई, मानो निराश या यूं कहें हताश, या ऐसा भी कहा जाए कि वह किसी को कुछ कहना भी नहीं चाहती। उसकी कोई समस्या भी नहीं है, उसकी कोई समस्या भी नहीं है। देखा जाए तो उसके घर में कोई अभाव भी नहीं, फिर भी बहुत कुछ अभाव है। उसके लिए शिशु का पलंग से गिर जाना और चोटिल होना, या गैंग्रीन बीमारी से किसी की टांग का काट दिया जाना अब मानो हर रोज की आम घटना के समान हो। जैसे नल में पानी का आना, जैसे पति का हर रोज दफ्तर जाना, अस्पताल जाना, नियत समय पर आना। जब आलोचकों ने कहा कि नारी यंत्रणा की कथा है, मध्यम वर्गीय समाज में पारिवारिक या कुटुंब जीवन में जीने वाली नारी किस प्रकार बंधनों में जीती है, चाहे वह शहरी व्यवस्था की नारी हो, मध्यम वर्गीय परिवार की नारी हो, तो वास्तव में यह जान लीजिए कि सिर्फ यह नारी यंत्रणा और नारी यातना की कथा नहीं, क्योंकि यंत्रणा कोई पुरुष नहीं दे रहा है, बल्कि स्वयं पुरुष भी इसी यांत्रिक जीवन को, यातनाग्रस्त जीवन को जीने को अभिशप्त है। मालती का पति महेश्वर नियत समय पर अस्पताल जाता है, उन्हीं प्रकार के मरीजों से मिलता है, वैसी ही एक ही समान दवाइयों के नुस्खे लिखता है, वही हिदायतें देता है, एक ही प्रकार के मरीजों से मिलता वही बात, कुछ भी नयापन नहीं। वही लौटकर घर आना, घर में मात्र 3 सदस्य, पति पत्नी और नन्हा सा शिशु। इस घर में कुछ ऐसी संवादहीनता है कि शिशु का नाम तक रखा नहीं गया है, इसलिए उसे भी अनमने नाम से कोई टिट्टी कह के बुलाता है।
मालती के भीतर मानो संवाद की सारी संभावनाएं खत्म हैं। जो मालती अपने बचपन के साथी या दूर के भाई कथावाचक के साथ घुल मिलकर अपनी सारी समस्या, अपनी सभी शिकायतें व्यक्त करती थी, यूं कहा जाए कि एक दबंग मालती के रूप में रहती थी, कोई बंधन, कोई रोक टोक नहीं। आज वही मालती ब्याहता पत्नी के रूप में पति के साथ उस प्रकार स्वच्छंद नहीं, उन्मुक्त नहीं है, स्वेच्छा से जी नहीं सकती। वह उसी प्रकार साग सब्जी भाजी में मगन रहती है। यदि कहीं कुछ अभाव है तो वह है प्रेम, यदि कहीं कुछ अभाव है तो वह है संवाद का अभाव, यदि कहीं अभाव है तो वह है उल्लास का, यदि कहीं कुछ अभाव है तो वह है विविधता का, रागमयता का। जीवन है कि सिर्फ एक धर्रे पर घड़ी की सुई की तरह कभी उसमें 3 बज रहे हैं, कभी उसमें 4 बज रहे हैं, कभी उसमें 11 बज रहे हैं। दोस्तों, रचनाकार अज्ञे ने अपनी कहानियों और अपनी कविताओं में व्यक्ति सत्य को महत्व देने की कोशिश की। उन्होंने माना कि प्रत्येक क्षण की अनुभूति अपने आप में नई होती है, ताजी होती है। इसलिए उन्होंने व्यक्ति सत्य को विराट सत्य माना तथा जीवन को क्षणों की श्रृंखला के रूप में देखा। परंतु वही अज्ञे जब अपनी इस कहानी में मनोविश्लेषण को उद्घाटित करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को भी रखते हैं कि जीवन में प्रत्येक क्षण ताजा ही नहीं, नया ही नहीं, बल्कि बोझिल भी है। जैसे जीवन हर रोज की तरह सरक रहा है, बिल्कुल वैसे ही रुकी हुई जिंदगी है। उसमें कुछ भी नयापन नहीं है, उसमें कुछ भी कहने को नया नहीं है, उसमें कुछ भी प्रस्तुति करने को नयापन नहीं, दिखाने को नयापन नहीं, जीने को नयापन नहीं है। जैसे मानो जिंदगी वही एक ही प्रकार के लिबास में, एक ही प्रकार के स्वाद में सामने परोसी गई हो और उसे जीने वाला चुपचाप मौन रूप में जी रहा है। मालती का भाई यानी कथावाचक जब उससे मिलने आता है तो दरवाजे पर मालती उसका स्वागत भी नहीं करती। बस थोड़ी देर के लिए चेहरे पर एक कोमल विस्मय या मुस्कान का भाव आता है और फिर वह कहीं उदासी में गुम हो जाता है। वह सिर्फ इतना कहकर आओ, उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं करती और चल पड़ती है। पीछे पीछे कथावाचक आकर बैठता है। गर्मी बेतहाशा है, हवा करने के लिए, पंखा झलने के लिए उसे एक पंखा ला कर देती है, किंतु मालती यह भी पूछना मुनासिब नहीं समझती क्योंकि यांत्रिक जीवन में संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं है कि कथावाचक क्यों आया है। क्या वह किसी परेशानी में है, क्या वह किसी तकलीफ में है। उसे इस बात में भी दिलचस्पी नहीं है कि वह मालती को देखने आया है, क्योंकि मालती ने अब अपने मन को मना लिया है कि अब इस जीवन को देखना सुनना क्या, इसमें अब नए पुराने संबंधों के लिए जगह क्या। संभवतः पुरानी सभी स्मृतियां एक एक करके मालती के अवसादमयी जीवन में घुलती चली गई हैं, खत्म होती चली गई हैं। थोड़ी देर के लिए कथावाचक को लगता है कि मालती का पति महेश्वर जो 2:30 बजे घर पहुंचा है, दोनों साथ बैठकर खाना खाती हैं, वार्तालाप का एक दौर चलता है, शायद कुछ नयापन आए। लगता है कथावाचक को कि शायद कुछ विविधता दिख जाए, लेकिन वह कहता है, मन ही मन सोचता है कि 2:30 बजे पति खाए तो पत्नी 3 बजे, मालती 4 बजे खाती है। और पूछने पर वह कहती है यह तो रोज की बात है।
बर्तन धोने के लिए पानी नहीं है, फिर भी जीवन को व्यस्त रखने के लिए व्यक्ति नीरस कार्यों में लगा हुआ है। कुछ आलोचकों ने माना कि आज की जिंदगी में चुनने की आजादी है, अपनाने की स्वतंत्रता है, चयन और वर्ण की स्वतंत्रता है, मगर यह कैसा वर्ण है, यह कैसा चयन है। आधे अधूरे में मोहन राकेश जी ने पुरुषचार के मुख से एक बात कहलवाई है सावित्री के लिए कि तुम्हें लगता है कि तुम चुन सकती हो, लेकिन चुनाव करो तो क्या, आगे से हटकर पीछे, बाईं ओर से हटकर दाईं ओर। देखा जाए तो कुल मिलाकर वही चुनाव है। व्यक्ति वहीं खड़ा मिलेगा आपको, उसे लगेगा या आपको लगेगा कि जीवन में कुछ भी ऐसा नयापन नहीं है, जीवन में सब कुछ होते हुए एक खालीपन है, एक अधूरापन है। मालती घड़ी की सुइयों को देखकर या घड़ी या घंटा के बजने पर, सुइयों के खड़कने पर मानो थोड़ी देर के लिए स्पंदित होती है, लेकिन वही ऊब और उदासी के साथ कहती है 4 बज गए। रात को 11 बजे भी वही भाव है, 11 बज गए। लेखक ने, रचनाकार अज्ञे ने लिखा कि मानो किसी कठिन तपस्या करने के पश्चात कोई फल मिला हो कि 4 बज गए, 11 बज गए। जैसे व्यक्ति चाह रहा है कि समय किसी तरीके से कट जाए। वह बैठा बैठा उबासी ले रहा है, दिन को देखना चाहता है कि आज का दिन कट जाए, क्योंकि यह ऊपर से ओढ़ी गई जिंदगी है, लबादे की तरह जिंदगी है, नीरस है, अवसादपूर्ण है, निरर्थक जिंदगी है, जहां संवेदनाएं एक प्रकार से खत्म होती जा रही हैं। छोटे छोटे बिंबों के माध्यम से, या यूं कहें कि जीवन को थोड़ी देर के लिए नई नई घटनाओं से बदलने की कोशिश बेशक कथाकार ने की है, लेकिन वह सब भी मानो क्षणिक है, या यूं कहें कि नीरस जिंदगी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। रात को पलंग पर लेटे लेटे आंगन में कथावाचक देखता है कि दिन के समय इस बोझिल घर की जो करकटनुमा छत है, या जो उसका एस्बेस्टस सीट्स है, वो कितना उबाऊ लगता है। उसी पर रात को जब चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है तो मानो वह चंद्रिका में छत चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि चांदनी इस छत से झर रही है। चीड़ के पेड़ों को देखकर उसे लगता है कि दिन में गर्मी, बेतहासा गर्मी के कारण सूख चुके, मटमैले हो चुके ये पेड़ मानो अब बाहें फैलाकर चंद्रमा की चांदनी को अपने में समेटने को तैयार हों। पहाड़ जो दिन भर थकान से भरे हुए थे, उनके भीतर जो दाह, जो ताप था, वो मानो भाप बन करके निकल रहा है, और उसे चीड़ के पेड़ बाहें फैलाए अपने में समेट लेना चाहती हैं। चमगादड़ जैसे बदसूरत निरीह जीव भी इस चांदनी में कितने सुंदर लग रहे हैं। ये क्षणिक सुखद सौंदर्यमयी अनुभूति कथावाचक के मन में आती है। वह इस चांदनी में सोए हुए नन्हे शिशु टीटी को भी देखता है कि शिशु कैसा लगता होगा, और फिर ये एहसास करता है कि क्या इस सुखद अनुभूति, प्रकृति के इस सौंदर्य का कोई प्रभाव मालती पर है क्या, और तब भांपता है कि नहीं। मालती के जीवन में इतनी फुर्सत नहीं, उसकी बोझिल जिंदगी में यह अवकाश नहीं कि वह प्रकृति का सौंदर्य ढूंढ सके, चंद्रमा की चांदनी को परखने के लिए वह ठहर सके, आसमान की खूबसूरती को निहार सके। जाहिर सी बात है, कथाकार ने संकेत दिया कि आज के हम नीरस, खीज भरे, संत्रास भरे, उबाऊ जीवन में सौंदर्य को भी समझ पाने और परख पाने में असफल हैं। प्राकृतिक छटाएं हमें नहीं भाती।
जीवन कितना सुंदर है, उसके इर्द गिर्द का परिवेश कितना सुंदर है, किंतु जिंदगी यंत्रवत है, मशीन की भांति है, मोटर के स्पीडोमीटर की तरह जीवन चला जा रहा है। प्रकृति की अनुभूतियों को समझने, परखने, निहारने और सराहने की फुर्सत कहाँ। और यूं ही रात हो जाती है। मालती का पति महेश्वर भी सो रह पड़ता है, शिशु भी एक प्लास्टिक सीट पर सोया हुआ है, मोमजामा। यह कहानी संकेत देती है कि मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय समाज दो प्रकार की परिस्थितियां झेल रहा है। एक, औद्योगिक आधुनिक विकास की अंधी दौड़ में वह स्वयं यंत्रवत होता जा रहा है, उसका जीवन यांत्रिक होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक दूसरा संकेत भी है कि क्या विवाह के पश्चात मध्यम वर्गीय समाज में स्त्री वाकई यांत्रिक जीवन जीने को अभिशप्त है। क्या जीवन उसके लिए इतना परिवर्तित हो जाना आवश्यक है? कुछ आलोचकों ने माना कि मध्यम वर्गीय समाज में नारी, एक ब्याहता स्त्री, चूंकि पराश्रित है, दूसरे पर निर्भर है, आर्थिक स्वतंत्रता उसे नहीं है, उसमें स्वनिर्णय की क्षमता नहीं है, इसीलिए वह चुपचाप पति के इशारे पर या घर की व्यवस्था में अपने आप को संलग्न करके मशीन की भांति, यंत्र की भांति, घड़ी की भांति चलती रहती है। और शायद यही वजह है कि मालती भी कहीं ना कहीं संवेदनाओं से रहित होती जा रही है। उसके लिए उसके बच्चे टीटी का रोना रोज की बात है। जब वह पलंग से गिरकर चोटिल होता है, कथावाचक संवेदना से तो अभिभूत होता है, किंतु नहीं तो मालती के पति और नहीं मालती के लिए यह कोई घोर संवेदना का विषय है। मालती कहती यह तो इसके लिए रोज का है, यह रोज चोटिल होता है, रोज चोटें खाता है। यहाँ तक कि उस घर में टीटी का रोना भी मानो एक यंत्रवत है, जैसे वह जानता है कि उसे कब और कितना रोना है, या रोने को ही वह अभ्यस्तता मानता है। मानो इस मध्यम वर्गीय समाज में, इस महानगरीकृत परिवेश में व्यक्ति और उससे जुड़ी हुई सभी इकाइयाँ मशीन की तरह जीवन व्यवहार करने को भी अभिशप्त हों। दोस्तों, लेकिन एक इसका तीसरा पहलू है। आप इसको सिर्फ यह कह करके टाल नहीं सकते कहानी को कि इसमें सिर्फ नारी जीवन की यातना है, या मालती जैसी मध्यम वर्गीय स्त्रियां या मध्यम वर्गीय परिवारों में ब्याहता स्त्रियां ही पीड़ित हैं, या उनमें स्वनिर्णय नहीं है, या अपने जीवन के विषय में उन्हें निर्णय लेने का हक नहीं है। यदि आप गौर करें तो उसका पति महेश्वर भी कहीं ना कहीं उन्हीं समस्याओं से ग्रसित है। उन दोनों का नीरस संबंध, ऐसा नहीं कि वह पत्नी को पीटता है, उस घर में घरेलू हिंसा नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं अवसाद की एक घनी छाया है। कुछ आलोचकों ने माना कि कथावाचक अपने आप को शायद इसी में सफल मानता है कि उसने इस घर के अवसाद को, उस छाया को, उस शाप की छाया को पहचान लिया है कि आखिर वह कौन सी वजह है जो कहीं ना कहीं उसे भी ग्रसित करने को तैयार है। मानो इस घर के दरो दीवार में, इस घर के आंगन, इस घर के परिवेश, इस घर के सभी सदस्य, क्या छोटा नन्हा शिशु और क्या पति पत्नी, सब में जो व्याप्त है। यदि देखा जाए तो अज्ञे सिर्फ नारी यातना की कथा नहीं लिख रहे थे, अज्ञे कहीं ना कहीं व्यक्ति यातना की कथा लिख रहे थे। यदि गौर करें तो कहानी में कहीं ना कहीं अस्तित्ववाद भी है कि व्यक्ति क्या वस्तु की तरह हो गया है। जिस प्रकार वस्तु की उपयोगिता
पहले होती है और बाद में वस्तु को बनाया जाता है या उसका जन्म होता है? क्या व्यक्ति भी जरूरी है कि अपनी उपयोगिता साबित करके ही जीवन जिए? और व्यक्ति की उपयोगिता क्या इसी में है कि वह रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा रहे? क्या जीवन में सुखद अनुभूतियों के क्षणों को वह भोग न सके? क्या जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों के साहचर्य को पाकर वह आह्लादित न हो सके? आखिर मालती के जीवन से आह्लाद के क्षण इतने दूर क्यों? कथावाचक जाकर उसी आंगन में प्रकृति के सुखद परिवेश को तलाश लेता है, प्रकृति के सौंदर्य पक्ष को, चंद्रमा की चांदनी को तलाश लेता है, किंतु ऐसा क्या है जो पति पत्नी के जीवन में मालती और महेश्वर के जीवन से चांदनी कहीं दूर गायब हो गई है, कहीं विलुप्त हो गई है? दोस्तों, यदि गौर किया जाए तो कथाकार के रूप में, कहानीकार के रूप में अज्ञे ने आधुनिक जीवन परिस्थितियों के बीच व्यक्ति का मनोविश्लेषण करने की कोशिश की है कि जीवन परिस्थितियां इस प्रकार जकड़ चुकी हैं, कुंद हो चुकी हैं, व्यक्ति उनसे मुक्ति के लिए छटपटाने की कोशिश भी करता आया, लेकिन अंततः थक हार कर उन परिस्थितियों को अपना लिया और कहीं ना कहीं वह नियतिवादी हो गया। यानी अस्तित्ववाद का नियतिवादी रूप में परिवर्तन इस कथा का एक रूप हो सकता है कि जो व्यक्ति समाज से लड़ने को तैयार था, अज्ञे अपनी कविताओं में दर्शाते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसे भी पंक्ति को दे दो। किंतु उसी अज्ञे ने कहीं ना कहीं इस कहानी में मालती जैसे पात्र के माध्यम से, महेश्वर जैसे पात्र के माध्यम से यह दर्शाया कि व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ते भिड़ते अंततः उन्हीं परिस्थितियों को जीने, उन्हें अपने ऊपर ओढ़कर जीने को अभिशप्त हो जाता है। वह मान लेता है कि यही जीवन है, यह परिवर्तित नहीं हो सकता, आने वाला कल आज से अलग नहीं हो सकता, हर रोज़ कोई नया रोज़ लेकर नहीं आएगा, सभी घटनाएं रोज़ वैसे ही घटित होती हैं, जिंदगी भी हर रोज़ उसी रूप में जी जाती है, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। इसी बिंदु पर कहानी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी कि किस प्रकार कहानी निरर्थकता बोध को पकड़ने वाली है। आज की व्यवस्था, आज की परिस्थितियों में मध्यम वर्गीय समाज और परिवार की त्रासदी को उभारने वाली है। उबाऊ जीवन, संत्रास से भरे जीवन, निरर्थकता से भरे जीवन, अवसाद से ग्रसित जीवन की कहानी का नाम ही है रोज। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम फिर से प्रस्तुत होते हैं अगली रचना के साथ। नमस्ते दोस्तों।